अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे ये सिलसिला जारी है और जो मैचेस हैं PSL के एक्साइटिंग वो भी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जनाब एक मैच खेला गया और मैच था लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में क्या कहा जाए, टूर्नामेंट के आगाज़ से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहे हैं सरफराज 11 और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बदकिस्मती है कि कोई भी चीज़ उनके लिए काम नहीं कर रही। कोई भी कॉम्बिनेशन अब तक उन्होंने जो अप्लाई किया है वो उनके लिए कारगर साबित नहीं हो सका है। उस पर यह कि उनके जो की बैट्समैन थे जेसन रॉय आज बांग्लादेश में एक्शन में नजर आए। बड़ी शानदार इनिंग वहाँ पर उन्होंने खेली है जो वनडे इंटरनेशनल है उसमें, और सेंचुरी भी उन्होंने लगाई है, बड़ी सेंचुरी 134 रन आज उन्होंने बनाए हैं। लेकिन क्या करें कि जब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहे थे तो कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। दूसरी तरफ जी दीगर बैट्समैन हैं मार्टिन गप्टिल, एक बड़ी अच्छी इनिंग उन्होंने खेली, बड़ी अच्छी बारी ली उन्होंने, 100 रन भी बनाए, लेकिन उसके बाद वो भी बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। कल के मैच में क्या कुछ होता रहा इसके ऊपर तो काफ़ी बात हो चुकी है। हम अपने प्रोग्राम में आगाज़ में ज़रा इस हवाले से बात करेंगे कि सरफराज 11 और ख़ासतौर पे कप्तान खुद बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया जा रहा है और बिल्कुल बनाना भी चाहिए। जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेली है और ख़ासतौर पे जिस स्लो पेस में उन्होंने बैटिंग की है, 28 गेंदों के ऊपर 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लो स्कोरिंग गेम होने के बावजूद, जैसे इससे पहले हमने देखा कराची की टीम ने शानदार आगाज़ हुआ उनका, आमिर जो उनके स्ट्राइक बॉलर हैं बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट उनको दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मैच जीतने में नाकाम रहे। ऐसा ही कुछ हुआ कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। मैच की थोड़ी सी समरी बयान करते हैं फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जनाब मैच लाहौर कलंदर ने जब बैटिंग स्टार्ट की, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी प्रेशर में रहे, 148 रन बनाए 19.2 ओवर्स में, और जब कोयटा की टीम चेस करने गई तो 20 ओवर में 131 रन बनाए उन्होंने और 7 विकेटों के नुकसान पे, जो कि मैच लाहौर कलंदर ने 17 रन से जीत लिया। और मैच में वैसे तो कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखने वाले जो क्रिकेटर हैं सिकंदर रजा, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने इसमें बड़ी ज़बरदस्त बारी ली। 34 गेंदों के ऊपर 71 रन बनाए उन्होंने और उनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। बॉलिंग में कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं, एक ओवर में 6 रन उन्होंने दिए और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। राशिद खान जो कि स्पिनर हैं लाहौर कलंदर के, बैटिंग में सेकंड बेस्ट स्कोरर है, 20 गेंदों पर 21 रन, और शाहीन आफरीदी 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर तीसरे नंबर पर आए टॉप स्कोरर में। मोहम्मद नवाज 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। नवीन उल हक ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेटें और ओडेन स्मिथ ने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसके अलावा जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से विल स्मीड 25 गेंदों पर 32 रन, सरफराज अहमद कप्तान 28 पे 27 रन, मार्टिन गप्टिल 20 गेंदों पर 15 रन बनाने में कामयाब हुए। हारिस रऊफ सबसे कामयाब बॉलर लाहौर कलंदर के, 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। राशिद खान ने 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेटें और डेविड वीजा ने 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट ली, जिससे पहले मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। तो ये कल का मैच रहा है। लो स्कोरिंग गेम, उसके बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर्स इसको चेज नहीं कर पाई। इसके ऊपर आज बात की जाएगी और जो इनफरादी कारकर्दगी है उसके हवाले से बात करना है। खासतौर पे जैसे भी बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, कप्तान सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स के क्यों नाकाम रहे इतना छोटा टोटल चेस करने में। स्टूडियोज़ में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। टेलीफोन लाइन पर भी हमारे साथ मेहमान होंगे, तो हैं इस वक्त लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुनीर उल हक साहब, ब्रॉडकास्टर हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करूंगा। और स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं जनाब विशाल अंसारी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजर हैं और भी बहुत कुछ हैं। विशाल अंसारी साहब को भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया विशाल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ पहले विशाल अंसारी साहब से। विशाल भाई, मैच का स्कोर हमने बता दिया और शायकीन ने मैच देखा भी, बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। पहले के मुकाबले में ये होता था कि पहले मैच ख़त्म हो जाता था, बात आई गई हो जाती थी, अच्छा जी। और अब यह है कि सोशल मीडिया का दौर है तो सुबह से लेकर शाम तक तबसरे होते रहते हैं, हर शख्स अपनी बसीरत के मुताबिक जो है इसके ऊपर बात करता है। तो सरफराज अहमद इस वक्त निशाने पे हैं, फरमाइए क्या कहेंगे। देखिए, मैं इससे पहले मैं ये बता दूं कि लाहौर ने इस टूर्नामेंट के अंदर 2 दफ़ा, एक दफ़ा 240 की, एक दफ़ा 202 या 203 की, एक दफ़ा 197 की, और हम हर वक्त ये प्रेडिक्ट करते रहे कि लाहौर की टीम जो है इसकी बॉलिंग इस वक्त सबसे बेहतरीन है जी। और बल्कि मैं तो इससे और एक कदम बढ़ के और आगे बात करूंगा कि उनके पास एक स्पेयर बॉलर होता था, 6वां या 7वां बॉलर भी इनके पास जो बाहर बैठा हुआ था वो भी एक टॉप क्लास बॉलर होता है। तो
इतनी बड़ी बॉलिंग साइड के साथ हम देख रहे थे कि हम हमेशा ये बात कर रहे थे कि लाहौर की टीम जो है ना वो रिलाई करती है अपनी बॉलिंग के ऊपर, लेकिन जो 200 रन का हदफ जो है इन्होंने कई दफ़ा पहली बैटिंग में इन्होंने बनाया, तो इनको इस चीज़ का एडवांटेज रहा है। लेकिन 2 दफ़ा ये जल्दी भी आउट हुए, 118 पे आउट हुआ, एक दफ़ा और कम रन पे आउट हुए। तो इस सिनेरियो के अंदर जब हम देखते हैं कोयटा की टीम के लिए, तो कोयटा की टीम या सरफराज के लिए ये गोल्डन चांस था अपनी टीम को अलाइव करने के लिए, इस टूर्नामेंट के अंदर जिंदा रहने के लिए। ये सबसे अच्छा चांस था जो मैं समझता हूँ इन्होंने खो दिया, और इसका नुकसान इनको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। शायद मेरी समझ में जो आ रहा है वो अब शायद ये सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाए, लेकिन इनका अभी मुकाबला कराची के साथ और पेशावर के साथ अभी थोड़ा सा बाकी है। लेकिन ओवरऑल ये मुझे लगता है कि अब ये शायद अपने आप को कम बैक ना कर सके। और इसमें देखिए इस कल के मैच में ये जितना लो स्कोरिंग मैच होता है वो मैच होता है कप्तान के ऊपर, और कल हमने जो कप्तानी देखी उसके अंदर लाहौर की टीम 50 रन पे 7 आउट हो चुके थे जब कि उन्होंने कम बैक किया और अपनी टीम को रीस्टैब्लिश करके ये ऊपर की तरफ लेके गए। उस मौके के अंदर, उस मौके पर सरफराज की जो हम बार बार कहते हैं कि सरफराज एक बड़ा सीजन, बड़ा समझदार, बड़ा पेनिट्रेटेड कप्तान है, उसकी वहाँ पे जो चीज़ें थी वो उसकी फेल हो गई और उसने एक लंबा टारगेट बनवा लिया। उसके बाद मैं समझता हूँ उस वक्त 118, 120, 115 के अंदर टीम आउट हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी 148 रन जो था वो टारगेट ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल इजी अचीवेबल टारगेट था जिसको इन्होंने वो किया। और इसमें सरफराज को मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई, जबकि 5 ओवर में 50 रन थे और कोई आउट नहीं था। फिर 53 पे पहली विकेट गिरी इनकी, और इसमें हफीज़ का किरदार कल अच्छा नहीं रहा। हफीज़ 2 प्लेयर मैं बड़ा महसूस कर रहा हूँ कि शोएब मलिक और हफीज़ जो है ये ऐसा ना हो कि ये टूर्नामेंट, हम देखिए 7वें एडिशन तक तो हम ये देख रहे थे कि प्लेयर बन रहे थे और पाकिस्तान टीम को मिल रहे थे, लेकिन ये 8वां एडिशन जो है ये कुछ लोगों की क्रिकेट की तबाही का सबब बन रहा है। ये इस टूर्नामेंट में 2 प्लेयर तो ये है जो मैंने नाम लिया, हफीज और शोएब मलिक का। इसके अलावा 2 और प्लेयर हैं, आसिफ और इफ्तिखार। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी आखिरी टूर्नामेंट ना हो जाए इनका। हालांकि ये दोनों प्लेयर बड़ी पोटेंशियल रखते हैं, बड़ी अच्छी हिटिंग करते हैं, लेकिन आसिफ तो काफ़ी अरसे पहले हमने देखा, कई महीनों पहले कि आसिफ वो वाली परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर सके। लेकिन इफ्तिखार से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन इफ्तिखार भी इसमें इस दफ़ा झटका खा गए। तो ये जो मैच होता है, लो स्कोरिंग मैच होता है, ये टोटल चला जाता है कप्तान की बसीरत के ऊपर, कप्तान के अंदर जो पोटेंशियल होता है उसके ऊपर। और इससे मैं समझता हूँ कि सरफराज इसमें मुकम्मल तौर पे इसमें नाकाम रहे, और कल का मैच जो है ये फेल्यूर है कोयटा ग्लैडिएटर का। और सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर का कल का मैच फेल्यूर नहीं है, बल्कि सेमीफाइनल की दौड़ के लिए भी ये अब शायद बाहर हो गए, आउट हो जाए। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। ब्रेक एक ले लें और उसके बाद जो है वो वापस आते हैं, और वापस आने के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक के जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ कल खेले गए मैच के हवाले से, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर। मैच में क्या हुआ सबने देखा, यकीनन जो क्रिकेट इस वक्त फॉलो कर रहे हैं PSL को, उन्होंने मैच देखा और परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, नाला हैं। ख़ास तौर पर सरफराज के जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, और क्यों ना करें,
वो जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, समझना बड़ा मुश्किल है कि ये मैच भी एक दफ़ा फिर जीता हुआ मैच हाथ से कैसे जाने दिया। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे मुनीर अल हक साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जिनका तारुफ हम करवा चुके हैं, अब खुद यहाँ पर बनफ्से नफीस मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश मुनीर भाई। मैं सवाल नहीं कर सकता, मेरे पास सवाल खत्म हो गए। मैं चाहूँगा कोयटा ग्लैडिएटर्स लफ्ज़ आपके जहन में आते ही क्या चीज़ ज़बान पर आती है, फरमा दीजिए। यासिर बहुत शुक्रिया सबसे पहले। दूसरा ये कि कोयटा के जो फैंस कल जितने दिल बर्दाश्ता हुए, और बनता भी है इसलिए कि कोयटा ने 2 मरतबा ये मैच जो है अपने हाथ में लेके और उनके हाथ से स्लिप हो गया। लेकिन किसी को तवक्को नहीं थी कि लाहौर की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है, जो टेबल पर टॉप कर रही है, उसके 7 खिलाड़ी या 50 रन पर आउट कर लेंगे और 10वें ओवर का खेल हो रहा होगा, तो उस वक्त तो मैच ऐसा लग रहा था 100 रन भी नहीं बनेंगे लाहौर से, 80-90 रन पर पूरी टीम आउट हो जाएगी। वहाँ से मैच उन्होंने स्लिप कर दिया। सिकंदर ने अपनी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 34 गेंदों पर 71 रन बनाए, मैच तने तना वो वहाँ ले गए जहाँ उनको पता था कि लाहौर के बॉलर्स जो हैं वो अपना सानी नहीं रखते, चाहे शाहीन आफरीदी हों, चाहे वो हारिस रऊफ़ हों या दुनिया के बेहतरीन स्पिनर राशिद खान हों। तो 148 जब हो गए थे तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि अब मुश्किल है। बहरहाल 149 का टारगेट भी कोई बड़ा टारगेट नहीं होता, इट्स एन ईजी टारगेट, और जिसके जवाब में पावर प्ले खत्म हुआ तो 53 एक खिलाड़ी, 53 फॉर 1, उस वक्त मैच इनके हाथ में था। वहां से मैच को लूज कर देना, तो वो 2 दफा इस मैच में जिस तरह से लोग दिल बर्दाश्ता हुए हैं। आप ये देखिए कि 3 जो खिलाड़ी जिन पर बड़ा डिपेंड कर रही है, उसमें एक इफ्तिखार हैं, उसमें हफीज़ हैं और उसमें नवाज हैं। इन तीनों खिलाड़ियों की मजमूई कंट्रीब्यूशन सिर्फ 9 रन की थी। एक ने 2 रन बनाए, एक ने 3 रन बनाए, एक ने 4 रन बनाए। तो अगर इतने इंपॉर्टेंट मैच में जहां पर आप चीज़ें आपके हाथ में हो, आपको ओपनिंग पार्टनरशिप भी अच्छी मिल जाए, जब कहते हैं कि जब आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मिडिल ओवर्स और फिर डेथ ओवर्स हर जगह हमने देखा कि बुरा हाल रहा है इनका। स्पेशली डेथ ओवर्स में हम कोशिश कर रहे थे सरफराज अपनी तरफ से, उनसे हिटें लग नहीं रही थी। जो हिट लगा रहे थे तो उस पर 1 रन उनका मिल पा रहा था, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जा रही थी, बहुत डिप्रेस थे। बाद में जब वक़ार यूनुस ने उनका इंटरव्यू किया तो उनके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि शर्मिंदा हैं, अब उसमें अब कुछ कर नहीं सकते। तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं कह सकते। और विशाल साहब ने सही कहा कि लग ये नहीं रहा कि कोयटा की टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है वो टीम अब आगे सुपर 4 में या प्ले ऑफ में पहुँच पाएगी। कराची की टीम के लिए अब तीनों मस्ट विन है तो उसका भी तो मुश्किल लगता है। एक चीज़ और है कि कोयटा को थोड़ा सा परेशानी हुई है, उनके कुछ हसरंगा जो दुनिया के एक बेहतरीन अच्छे स्पिन ऑलराउंडर हैं वो उनके पास आ रहे थे, नहीं आए। फिर हमने देखा कि जेसन रॉय छोड़ के चले गए और उन्होंने आज जो है वो सेंचुरी जड़ दी इंग्लैंड की तरफ से अगेंस्ट बांग्लादेश। यहाँ उनकी जाहिर कमी महसूस हो रही है, थोड़ी सी कुछ खिलाड़ियों की भी हुई है, लेकिन ओवरऑल टीम जो है ना, अगर एक मुनज़्ज़म टीम के तौर पर नहीं खेलती हुई नजर आ रही है। थिंक टैंक को बहुत कुछ सोचना होगा कोयटा के लिए, इसलिए कि 2019 में जब टाइटल जीते थे उसके बाद से लगातार ये प्ले ऑफ से बाहर हैं, बॉटम में पोजीशन रहती है, कभी 5वीं कभी 6ठी। तो ये ज़रा एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली है। ठीक है, अब आखिर में ये भी ज़रा बताइए कि क्या अभी विशाल भाई ने भी इस बारे में कहा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ये आखिरी PSL हो सकता है, क्या इन जो नाम है जिसमें शुएब मलिक का नाम आ रहा है, हफीज़ का नाम आ रहा है, अभी इफ्तिखार का नाम इसमें आया, आसिफ अली का आया, जिस पे हम सोचने पे मजबूर हैं, अभी इसके ऊपर मजीद बात कर लेंगे, लेकिन क्या इसमें सरफराज अहमद का नाम शामिल कर लिया जाए? इट्स बिट अर्ली थोड़ा सा होगा। वहाब रियाज का आप नाम शामिल कर सकते हैं क्योंकि उनकी भी खासी पिटाई हो रही है, थोड़ा सा उनका भी वो है। इफ्तिखार और आसिफ अभी नहीं, मुझे लगता है कि अभी इनको मजीद खेलने का मौका मिलेगा। इफ्तिखार बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा खेले हैं, सेंचुरी स्कोर की है, यहाँ वो चल नहीं पा रहे हैं, प्रेशर में ज़रूर हैं, लेकिन अभी फौरी तौर से इनका अख्ताम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, बाकी जो नाम आपने लिए हैं शुएब मलिक का या हफीज़ का, उनको तो खुद ही दस्तबरदार हो जाना चाहिए तो बेहतर है। इसलिए शुएब मलिक फिनिशर कहलाते हैं, इतने मौके मिले कराची की तरफ से उनको फिनिश करने के लिए, कहीं भी फिनिश नहीं कर पाए। तो ये तो जो है वो चीज़ें, ये देखिए साइकिल होता है ना, पुराने जाते हैं नए आते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि आपको नए खिलाड़ी मिल रहे हैं। साइम अभी आपको बहुत एक नए स्टार बन के सामने आए हैं, तैयब ताहिर हमें नजर आ रहे हैं, डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हसीबुल्लाह नजर आए हैं, एहसानुल्लाह की बॉलिंग, हसीबुल्लाह को हम देखते रहे हैं, उसमें भी डोमेस्टिक में भी बलूचिस्तान की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रहती थी। लेकिन जितना दिलेरी से वो, जितना कॉन्फिडेंस से उस मौके पे खेलेगा जब 2 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो, वहाँ जिस तरह से खेले, तो ये एक अच्छी चीज़ भी है पाकिस्तान के लिए।
पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट के लिए। और मैं तो फिर ये कहता हूँ कि जो हमारा नेशनल एकेडमी है उनको तो 30-40 लड़के सेलेक्ट करने चाहिए जो उनको नजर आते हैं, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें और उनको एक ऐसा दें कि आप पास एक पूरा बेंच में भी प्लेयर हो कि कोई भी होता है कुछ नहीं। सरफराज के लिए आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज के जिस तरह वो अभी टेस्ट सीरीज में खेले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सेंचुरी बनाई, मैन ऑफ द सीरीज रहे, तो अभी टेस्ट में तो उनकी जगह बनती है। T20 में खेल नहीं पा रहे थे वो, तो ये जरा देखना होगा कि T20 में वो अपना क्या उनका डिसीजन होता है या उनकी मैनेजमेंट का नदीम उमर साहब क्या डिसीजन लेते हैं फॉर द कमिंग सीजन। अच्छा विशाल भाई, ये जो बैटिंग पे चेस छोड़ देना है ना, ये एक ग्रेट सुनील गावस्कर वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे उस जमाने में, 60 ओवर वर्ल्ड कप बनाए जी, तो वो भी इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच खेलते हुए चेस छोड़ गए थे, जिसपे आज तक उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। दो इज अ वेरी ग्रेट बैट्समैन और बड़ी उनके ऊपर वो होती है, लेकिन वो धब्बा जो है ना हटाना मुश्किल होता है। अब सरफराज को कल खेलते हुए देखकर ऐसा महसूस हुआ कि वो चेस छोड़ दिया उन्होंने। क्या T20 क्रिकेट में, आज मॉडर्न क्रिकेट में कोई बैट्समैन चेस छोड़ सकता है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज चाहिए लग रहा है। देखिए, एक इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि 131 रन किए 7 विकेटों पे, उन 3 विकेटों का क्या फायदा हुआ? अगर वो उस वक्त स्लॉगिंग करते आखिरी 5 ओवर में खुल के मारते तो शायद ये टारगेट के इतना बड़ा टारगेट उस वक्त नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उस वक्त भी हम 15 ओवर पे भी हम ये कह रहे थे कि मैच में ये अभी भी मैच जीत सकते हैं। तो वही 2 छक्के लगने की बात होती है, टीम बाहर आ जाती है। वो उससे उस वक्त दोनों प्लेयरों से नहीं लग पा रहे थे। उसने आके पॉल ने आके शायद एक छक्का मारा, उसके बाद वो भी ऐसी हो गया। लेकिन इसमें एक चीज का क्रेडिट आप लेना भूल रहे चीजें कि कप्तान ने, आफरीदी ने राशिद खान को लेके आए जब सिर्फ 3 ओवर हुए थे, शायद चौथे ओवर में लेके आए, जब सर्किल चल रहा था और उसको लेके आ गया, और सर्किल के अंदर उसने 4 ओवर के अंदर 14 रन दे के 2 आउट किए, और उसे मेन स्टार्ट उसी ने किया उसका। और उसके बाद हारिफ रऊफ ने फिर 14 रन दिए, उसे भी 12 रन दिए, उससे 3 विकेटें ली उसे। तो ये क्रेडिट जाता है कप्तान को कि कप्तान ने उस पोजीशन के ऊपर किस बॉलर की जरूरत थी उससे उस मूव को पकड़ा। और शायद मेरे ख्याल में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, ये 2 बॉलर ऐसे हैं टूर्नामेंट के जिनको हिट मारना इतना आसान है नहीं। लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट है, अगर आप बड़े नाम है वो दोनों, बड़ी उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली है, तो उसके खिलाफ जो खेलने वाले हैं वो भी बड़े नाम है, उनको भी अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये कोयटा को मैच जीत लेना चाहिए था। बहुत अच्छी पोजीशन में आए, कई दफा आए और मैच में थे काफी दफा, आउट किया। बिल्कुल ठीक है। ये मैच में आना और चले जाना ये बड़ी अजीब बात है। इससे पहले कराची के मैच में ये चीज देख चुके हैं, काफी तनकीद भी हो चुकी है। लेकिन ये अब 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने मुसलसल इस टूर्नामेंट में ये अपनी रिवायत को बरकरार रखा कि हाथ में आए हुए मैच गिरा दिए। यही कुछ कराची ने भी यही किया था, कोई मैच 2 रन से हारे, कोई मैच 6 रन से हारे, और एक मैच खैर वो 24 रन से हारे थे, लेकिन उसमें भी उनके कप्तान की एफर्ट तो नजर आ रही थी, वो आखिर तक खेलते रहे। इमाद वसीम की अगर हम बात करें, देखिए बिल्कुल सही कहा विशाल भाई ने कि वो जो ब्रेक थ्रू दिलवाया है राशिद खान ने, राशिद खान कल ऑलमोस्ट अनप्लेबल थे, और खास तौर से मार्टिन गप्टिल और विल स्मिथ उनको खेल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने इंपॉर्टेंट विल स्मिथ की ली के जो टॉप स्कोरर है, प्लस इफ्तिखार को उन्होंने फौरन आउट कर दिया, तो वो 2 जो विकेटें ली हैं उससे बड़ा फर्क पड़ा। कल हमें शाहीन अफरीदी उस रिदम में नजर नहीं आए जो पिछले मैच में थे। वो थोड़ा वाइड भी कर रहे थे, थोड़ा सा उनकी लाइन और लेंथ भी ठीक नहीं थी, लेकिन हारिस रऊफ ने कसर पूरी कर दी। बहुत अच्छी बॉलिंग की कल हारिस रऊफ ने। तो कोयटा के पास कल कोई जवाब नहीं था। मतलब आपके बॉलर अच्छी कारकर्दगी दिखाकर अगर 7 आउट कर देते हैं, फिर भी आप पार्टनरशिप एक अच्छी बनवा देते हैं, और पार्टनरशिप बनाई भी राशिद खान ने उनके साथ थी मिलके। तो वो जो 8वीं विकेट की पार्टनरशिप थी वो बड़ी अच्छी, वही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर राशिद खान ने बॉलिंग में, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राशिद खान एक कैरिज्मा है उनको। अब मुझे तो गप्टिल हर गेंद पर डर लग रहा था, अब गप्टिल आउट हुए क्योंकि वो नहीं खेल पा रहे थे उनको, इसलिए उन्होंने एक शॉट उठा के खेल दिया कि किसी तरह जान छुड़ाई जाए। बहुत अच्छी बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने भी और उन्होंने भी। लेकिन ये आप क्रेडिट देना कि उनके यहाँ एक चीज चल रही है सिस्टम से। अब जब शाहीन शाह अफरीदी पिछले साल कप्तान बने थे तो खुद उनके जो सुसर साहब हैं शाहिद अफरीदी ने तनकीद की थी कि भाई आप कप्तानी नहीं लो। तो फिर जब उन्होंने कप्तानी ले ली तो शाहिद अफरीदी ने कहा मैं क्या करूं, वो भी अफरीदी हैं, मतलब वो भी नहीं सुनते। तो अब कप्तानी लेने के बाद जाहिर है बिल्कुल हमें डिफरेंट एक नजर आ रहा है। एक अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए कि एक अग्रेशन है, और उस अग्रेशन में वो जो बॉलिंग करते हैं अपने खास तौर से शुरू के 2 ओवर्स जो अपनी पीक पे वो डालते हैं तो अनप्लेबल होते हैं। तो बहरहाल अब कोयटा को तो मेरे ख्याल है हम बहुत ही
देखिए, मैं सरफराज का बड़ा फ़ैन हूँ, विशाल भाई कराची में, पूरे पाकिस्तान में सरफराज, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन जो हकीकत है उसको मानना पड़ता है। हकीकत यही है कि हम नहीं देख रहे हैं इन दोनों टीमों का आगे देखते हुए, और हर जगह मुआवजे नहीं होते, आपको अपनी मेहनत से भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। अब ज़रा थोड़ी सी आज के मैच की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा ज़रा एक चीज़ जिसकी निशानदेही की गई थी, वो थी लाहौर की बैटिंग। बैटिंग तो कोलैप्स की है, वो सिकंदर रजा आउट ऑफ नोवेयर आके उन्होंने स्कोर कर दिया, लेकिन रिलाय तो वो सिर्फ फ़खर जमान पे ही कर रहे हैं। और ये बात हो चुकी इस प्रोग्राम के अंदर कि अगर फ़खर जमान जिस दिन जल्दी आउट हुए या ऊपर से अगर कोई जल्दी विकेट निकल गई तो फिर यही सिचुएशन होनी थी जो कल हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फाइनल में जाते हैं और अगर आप अच्छी टीम के अगेंस्ट फाइनल खेलेंगे, वहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होगी। और अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आ गई, क्योंकि ये मौके ही बार बार नहीं, हर कोई कोयटा की तरह नहीं आपको मौका देगा कि 50 के ऊपर 7 आउट करने के बाद मैच हार जाएगी या 50 रन के स्टार्ट के बाद मैच आपको दे देगी। ये तो बहुत कम देखने में आया, या जो कराची के साथ हुआ। लेकिन अगर फाइनल में अगर मुल्तान सुल्तान या इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीमें अगर होंगी तो यकीनन वो ये मौका नहीं देंगी। विशाल भाई, बैटिंग लाहौर की क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें एक बात मैं पहले ज़रा सा मैं जो समझ सका इस क्रिकेट को, देखिए ये 2020 की क्रिकेट में आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता। आपने आके पहली बॉल से स्लॉगिंग करनी होती है, या आप एक ओवर खेल लिया, आपने सिंगलें ले ली और फिर आपने स्लॉगिंग कर ली। 8 रन 9 रन 10 रन के एवरेज के लिए आपको बड़ा प्री प्लान होके आना होता है। अच्छा, यही वजह है कि जो सामने वाली टीम होती है उसका पूरा कंसंट्रेशन जो है ना उस प्लेयर के ऊपर होता है जो अच्छे प्लेयर हैं। तो इसमें भी लाहौर की टीम में भी कल जो क्लैप्स हुआ वो भी यही हुआ कि कोयटा की पूरी टीम का कंसंट्रेशन जो था वो उन प्लेयरों के ऊपर था जो अच्छे प्लेयर थे। और कर गया कौन? सिकंदर रजा कर गया, जो बेचारा अभी मैं तो उसको कभी बैट्समैन मैंने तस्वुर भी नहीं किया कि वो एज ए बैट्समैन भी कभी रन करेगा, लेकिन कल उसकी बैटिंग बड़ी रिमार्केबल बैटिंग थी, यादगार बैटिंग थी। तो शायद ये वजह होती है कि वो कंसंट्रेशन जो है ना उन प्लेयरों के ऊपर जब आया तो जब वहाँ से हुए तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। तो ये एक चीज़ जो है ना, इसी वजह से हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं अच्छी, ज़्यादा अच्छी। तो इसलिए कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा टीमों को पता नहीं होता, या वो उनके ऊपर बहुत रिलाई नहीं करते, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं करते हैं, कोचेज़ नहीं करते कंसनट्रेट, तो वो बीच में से क्लिक करके निकल जाते हैं। तो यही वजह है शायद लाहौर की टीम की कि उसके ऊपर सारा के सारा जोर जो है वो अपना वो ओपनर क्या नाम है हमारा फ़खर जमान के ऊपर पूरा के पूरा आ गया। फ़खर जमान तो रनों के ढेर लगाए हुए उससे तकरीबन 300 रन के करीब पहुंच चुका है वो, 260 265 रन है उसके। अब वो पूरा के पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर आ गया और वो उन्होंने उससे एडवांटेज ले लिया उससे। लेकिन वो तो ये जो एक 20 क्रिकेट के अंदर आपको नीचे खेल के रन कमजोर ना समझें, और यही वजह है कि टीम लड़के प्लेयर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पा रहा है। उसकी भी वजह यही है कि यहाँ ऊंची हिटें मार के और रन करने होते हैं, और ऊंची हिट में पकड़ा गया तो पकड़ा गया बस। बिल्कुल ठीक है। तो शायद इसीलिए ये परफॉर्मेंस भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, और यंगस्टर जो है वो अनप्रेडिक्ट होते हैं, वो आके अपने रन और आकर एक चीज़ और है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लाहौर की बॉलिंग जितनी मजबूत है बैटिंग उतनी मजबूत नहीं है। और ये भी आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि ओवर रिलायंस है ये फ़खर के ऊपर, और फ़खर वो प्लेयर है कि जो चांस भी दे देते हैं, जाहिर है तेज़ खेलते हैं तो चांस भी मिलेगा। तो सिर्फ फ़खर पे करना, सिकंदर रजा असल में इतने बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन पिछले साल से जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना जिम्बाब्वे के लिए, 9 में से 7 मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच रहे थे, थोड़ी अच्छी फॉर्म में बॉलिंग को, हाँ एज एन ऑलराउंडर कह लें, एज ए बैटर ज़्यादा, जी हाँ। लेकिन वो बॉल भी जिस तरह करते हैं, पीछे हाथ को छुपा के लाते हैं कि उनका कोई एक्शन एकदम से पता ना चले, वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ एक एज एन ऑलराउंडर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। लेकिन ये बात सही है कि अगर और आप प्लेयर देखते हैं तो आपको हुसैन तलत या उनसे तो चीज़ें नहीं बनेंगी। कामरान गुलाम वहाँ बैठे हैं बेंच पे, तो ये चीज़ तो एक इनकी कंसर्न है। और अगर कल उसके आपके खिलाड़ी आउट हुए हैं या के बाद दीगरे, चलिए ये एक आध दफ़ा तो ऑफ डे होता है, बड़ी बड़ी टीमें कोलैप्स कर जाती हैं, लेकिन ये चीज़ अब नहीं चलेगी। और फाइनल दूर की चीज़ है, प्लेऑफ में पहुंचे तो वहाँ भी नहीं चलेगी, और प्लेऑफ में तो खैर इनका पहुँचना बहुत लग रहा है कि पहुँच जाएंगे, क्योंकि 6 मैच में 10 पॉइंट्स हैं, तो लाहौर तो ऑलरेडी समझ ले क्वालिफाई कर चुका है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि आपकी साइड बैलेंस होनी चाहिए, और नीचे जो दीगर 2 टीमें हैं उनकी परफॉर्मेंस अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहें तो ख़राब भी नहीं रही हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अंडरडॉग्स, हमारे यहाँ शायद उसका तर्जुमा करना थोड़ा सा मुश्किल हो, तो अंडरडॉग्स हैं, और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और आज खेल रहे हैं अगेंस्ट कराची के। इस मैच की तरफ आ जाइए।
कराची की जब बात होती है ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। जो इससे पहले मैच हुआ जिसमें आमिर का शानदार स्पेल हुआ, उसके बाद ज़बाने पे सबके ताले लग चुके हैं और तज्जिया करने वाले, तबसरा करने वाले खामोश हैं, क्योंकि वो मैच भी ऐसा था कि जो वन साइडेड मैच बज़ाहिर नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जैसे हमने हसीब की बात की, हसीबुल्लाह की, तो वो अभी तक जहनों में ताज़ा है। इसलिए लोग अब कहते हैं कि कराची से अब शायद उम्मीदें नहीं है। मुनीर भाई फरमाइए। कराची से उम्मीद रखने का मतलब ये है कि कराची तीनों मैच जीते और तीनों मैच अच्छे मार्जिन से जीते। एक चीज कराची की अच्छी है कि उसका नेट रन रेट माइनस में नहीं है, प्लस में है 0.5। तीनों मैच जीते तो फिर नेट रन रेट पर कहीं इनका चांस बन सकता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कि आपने देखा कि 2 रन्स पर 3 आउट होने के बाद 3 50s वहां स्कोर कर ली। रॉबिन पॉल ने भी स्कोर कर दिया और 2 और प्लेयर ने 50s कर दी, जिसमें हसीबुल्लाह भी थे। तो वो चीजें कैटमोर की भी थी, बिल्कुल सही। वो कैटमोर ने भी 50 की अच्छे प्लेयर है वो भी। तो वहाँ तो ये चीज़ हमें नज़र आई है, लेकिन आगे चल के अब देखना होगा। कराची का तो मेरा ख्याल है आज मामला निमट जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि जो भी होगा या जीत लेते हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो कुछ उम्मीद रहेगी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी पता है कि उसे भी पेशावर ज़ल्मी से आगे निकलना है। वो भी नहीं चाहेंगे कि टॉप 2 में आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो प्ले ऑफ में इसका फ़ायदा इनको मिलता है, तो वो भी कोशिश करेंगे। तो अच्छा, ये जो इस्लामाबाद ने रंग जमाया था, जिसके बाद लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि यार इस्लामाबाद में, और ख़ासतौर पे आज़म खान शो जो चला था, उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो भी लोग परेशान, कोलैप्स कर गए थे। एक मैच में उनकी भी बैटिंग पूरी तरह कोलैप्स कर गई थी ना, ये हो जाता है कभी कभार हो जाता है। हाँ, उनके पास प्लेयर अच्छे हैं। शादाब भी देखें अच्छे कप्तान भी अच्छे नजर आ रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, बॉलिंग भी उनकी बेहतर हो गई है क्योंकि काफी अरसे वो इंजरी से 2-4 है। तो इस्लामाबाद को एज तो है, लेकिन कराची को चूंकि ऑल आउट जाना है, जब आपके साथ हारने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर आप जाते हैं और उसमें कभी कभी फिर आप वो भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है कराची पे नहीं होगा, क्योंकि कराची मेंटली तैयार नजर आ रहा है कि भाई कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस प्रेशर से निकल के खेलेंगे तो इस्लामाबाद को फिर वो ला सकते हैं। यही एक है, कराची को पता है कि अब है ही नहीं, उसके आगे 2 मैचेस उनकी फॉर्मेलिटी के लिए हो जाएंगे, तो उससे बेहतर है कि आज कुछ ऐसा कर दें कि आगे मैचेस में भी कुछ उनके लिए रहे। ठीक है जी विशाल भाई, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है और तजुर्बात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। एक हमारे दोस्त यहाँ पर वो ये कहने लगे कि ये मैच तो कराची किंग्स का है, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है लड़कों की जिनका ताल्लुक पिंडी से ही है और उनका होम ग्राउंड भी है। अच्छा देखिए, एक तो ये बात है कि इस्लामाबाद के अगर आप पॉइंट टेबल के ऊपर नज़र मारेंगे तो उनके 5 मैच खेले उन्होंने और 6 पॉइंट है, जबकि मुल्तान की टीम के 6 मैचों में 8 पॉइंट है। तो अगर आज इस्लामाबाद जीतती है तो वो मुल्तान के साथ खड़ी हो जाएगी सेकंड पोजीशन के लिए। तो एक चीज़ तो ये जहन में है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम शायद उसको वो कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के किसी भी प्लेयर का नाम शुरू के 7-8 प्लेयरों में नहीं है, रन करने वाले प्लेयरों में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कि उनकी टीम जो है ना वो लड़के मिल के मिक्स बैटिंग में, मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये चीज़ सामने वाली टीम के लिए बड़ी खतरनाक होती है। वो किस प्लेयर के ऊपर कंसंट्रेट करें कि किसको हमने आज आउट करना है, तो वो टारगेट उनका नहीं बन पा रहा। तो शायद एक वजह ये है। दूसरी बात ये है कि उनको कप्तान का एज हासिल है इस्लामाबाद को। शादाब जो है वो बड़ा ही हर वक्त जो है ना शादाब कुछ नया करने के मूड में रहते हैं, और खुद उनकी अपनी परफॉर्मेंस ये है कि वो खुद फील्डिंग के अंदर वो एक टॉप क्लास फील्डर टॉप क्लास जनरेटर होते हैं, नई नई चीज़ें जनरेट करते हैं वो। तो इसलिए मैं इसमें एज उसको इस्लामाबाद को दूंगा। लेकिन क्रिकेट है और मैं इस एडिशन 8 जो है, इससे पहले के एडिशन में जब जाता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखता हूँ। एट द एंड हम आज जो मर्जी तबसरा करेंगे, लेकिन हम आज भी कोई किसी टीम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि नीचे से निकल के टीमें हमने देखा कि टीमें नीचे से निकली और ऊपर आके उन्होंने अपने धमाके कर दिए। तो अभी कराची की टीम के लिए धमाकों की थोड़ी सी गुंजाइश मौजूद है। तो इसलिए कि कराची की अब जो मैचेस भी बाकी है वो उन टीमों से बाकी है जिनको हराएगी कराची, तो वो टीम नीचे आ जाएगी, कराची ऊपर चली जाएगी, उसके अब नीचे वाले मैचेस खत्म हो जाएंगे। अब कराची को ये देखना नहीं है कि कैसे मुकाबला, उसको तो ऑल आउट जाना। और ताज़ा तरीन न्यूज है, कराची ने टॉस जीत लिया और पहले बैटिंग का फैसला किया है। तो कराची आज चाह रहे हैं कि वो एक्सप्लोसिव हमारे बैटर नजर आए ताकि एक बड़ा स्कोर करें कि जिसको उनके बॉलर लेकिन ये फैसला कैसा है? अब बॉलिंग के अंदर जो हमने देखा वो यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, और यंगस्टर्स वो आकिफ जावेद और दीगर जो बॉलर्स है मां सिवाय मोहम्मद आमिर के
कुछ खास बेहतर बॉलिंग नहीं रही और बहुत ज्यादा रन्स भी कंसीव किए। आकिफ ने भी काफी अब कंसीड अगर किए जब थे। बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं होगी फिर बॉलिंग में रन्स बचाना, ये फैसला देखिए कैसा है? अपनी अब शाहीन शाह अफरीदी को हमने देखा था, 2 बैक टू बैक मैच लाहौर से खेले थे, पहले टॉस जीतकर वो बैटिंग उन्होंने की थी, हालांकि दूसरे मैच में वो चाहते तो फील्डिंग कर सकते, प्रेफर करते हैं फील्डिंग। कराची में तो हम ये देख रहे थे कि ज़्यादातर यही हो रहा था, लेकिन उसको भी देखते हुए दूसरा कराची ने अपनी एक हिकमत अमली बनाई है। देखें वसीम अकरम है, बहुत बड़ा नाम है, परेशान हमें नजर आते हैं टेलीविजन पर जब हम उनको देखते हैं कि बहुत बेचैन है, परेशान है, लेकिन उस वक्त बैठे रहने से परेशानी से कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ हिकमत अमली इन्होंने बनाई होगी, इसलिए कि टॉस जीतकर आपने पहले बैटिंग की, तो इसका मतलब तय था पहले से कि आप जाएं, अगर आप टॉस जीतें तो पहले बैटिंग करें। अब रन बनाना चाह रहे होंगे बोर्ड पे, उसके बाद प्रेशर में लाएंगे और देखते हैं क्या होता है। ये strategy काम कर सकते हैं, एक सर। चीज में एक चीज हम और छोड़े चले जा जी, रहे हैं। जी, प्लीज। वो ये है कि इस टूर्नामेंट के अंदर हमने पहली बैटिंग करने वाली टीम को बड़ा स्कोर करते देखा, और सेकंड बैटिंग में एक मैच कराची ने शायद जीता था बाद में, बाकी टीमों को हमने ओवरऑल ये देखा कि उन्होंने चेज मुश्किल हो रहा है, सही चेज कह रहे हैं। मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब ये कि या तो ड्यू की प्रॉब्लम है या कुछ और maintain नहीं किया प्रॉब्लम जा रहा है, है, बिल्कुल ठीक है। दिल टूट जाता है, वो उतना ज़्यादा वो नहीं है, तो कोई ना कोई वजह ऐसी है जो हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में छोटा टारगेट तो हमने सेकंड इनिंग में अचीव होते देखा, वरना खास तौर से विशाल भाई कराची के लिए को जितने भी चेस किए हैं वो हर मैच जी में बताइए, और वन साइड मतलब बिल्कुल क्लोज जाके ये मैच हार गए। इसका मतलब ये कि वो जो जहाँ जाके इनको लड़ना है उस जगह जाके ये अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। तो मैं इसलिए आज बैटिंग, इनको बैटिंग करना इनके लिए बड़ा अलार्मिंग है कि कहीं ये आज जीतने की पोजीशन नहीं आया। अगर ये 170-180 रन कर देते हैं तो सेकंड इनिंग में शायद करना। 170-180 सोच रहे होंगे चेज तो हमसे हो नहीं रहा, तो हम ये चाहेंगे कि जो दूसरी टीम है वो भी चेज ना कर पाए। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल वो देखिए कॉन्टेस्ट तो अच्छा होगा, क्योंकि आज कराची रहेगी आगे टूर्नामेंट में, यानी उसका आज पता भी चल जाना है। तो बीइंग एज ए कराची आइट्स तो हम तो ये चाहते हैं कि कराची की टीम आगे मैचेस भी खेले, फॉर्मेलिटी के मैचेस ना हो। तो लेट्स सी, आज बहुत कुछ है कराची के खिलाड़ियों पे। देखिए तने तना भी टीमें कल सिकंदर रजा ने तने तना कर दिया, कई दफ़ा हमने मैच में देखा है तने तना खिलाड़ी टीम को जितवा देता है। तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल हो जाए या कलेक्टिवली हो जाए, नहीं, कुछ इस भी हो। टीम में एक खिलाड़ी ऐसा है जरूर जिसने ये करने की कोशिश की, लेकिन वो वो कश्ती जो है वो पार नहीं लगा सका, वो है इमाद वसीम। इसके अलावा कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। आपने बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, लेकिन उसके लिए आपको फिर बॉलर्स को दूसरे एंड से अगर सपोर्ट कर रहा हो तो फिर आपको पता है काम नहीं, होता हमने है। ये देखा यासिर के इमाद ने हर मैच में अच्छी बैटिंग हमें इमाद से नहीं था। हम उसको बॉलिंग ऑलराउंडर ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ तो परमानेंट एक ऑलराउंडर के तौर पर हमें नजर आए और मुश्किल शॉट्स खेले उन्होंने। ऐसा नहीं कि कोई वो, और बड़े मुश्किल लम्हात में, यानी प्रेशर में, और प्रेशर में आपने देखा सेकंड लास्ट ओवर में 4 या 5 चौके उन्होंने लगा दिए थे, जो 24 रन से ये मैच हारी है। तो इमाद वसीम को तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि उसने कराची को अपने तौर से बहुत कोशिश की एज ए कैप्टन भी, और वो, लेकिन अब शुएब मलिक साथ नहीं देंगे, हैदर अली को ले लिया, वो कुछ नहीं कर रहे, वो उनको भी बिठा दिया, तो वो जो चीज़ें फिर आपको कलेक्टिवली नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका मुनीरुल हक साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। विशाल अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद मेहमानों का शामिल गुफ्तगू रहे, और कल का जो मैच खेला गया उस हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। खासतौर पे जो सोशल मीडिया पे सवालों की एक आप समझ लें कि बहुत सारे सवाल मौसूल हो रहे थे कोयटा की परफॉर्मेंस के हवाले से, उस पर हमने बड़े खुलकर गुफ्तगू की है। आज जो मैच अब से कुछ देर बाद जिसका आगाज़ होने वाला है, उसके ऊपर इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में मौका मिलेगा, तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त लेने का वक्त है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।